हेलो स्टूडेंट्स, आइसोलेशन ऑफ मेटल को अलग करने की जो 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 कवायद है, मतलब जो कोशिश है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं, उस यूनिट में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। हमने ये देखा कि मेटल नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलती। फ्री स्टेट का मतलब है कि वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके हमें दिखाई देती है, कंबाइंड स्टेट में मिलती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड फ्री स्टेट में मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, मतलब दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। अर्थ से जब हम इन्हें निकालते हैं तो ये जो कंबाइंड स्टेट है ये भी प्योर नहीं होती, मतलब इसके साथ भी बहुत सारी मिट्टी वगैरह प्रेजेंट होती है। इसको साफ करने के लिए हमने मेनली 4 मेथड फॉलो किए थे। सबसे पहले मैग्नेटिक सेपरेशन, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी जिन ओर में। फिर हमने किया था लेविगेशन मेथड या हाइड्रोलिक वॉशिंग। उसके बाद हमने लीचिंग से पहले क्या किया था, फ्रोथ फ्लोटेशन। हाँ, फ्रोथ फ्लोटेशन पे जैसे मुकुल ने पूछा है कि स्टेबलाइजर क्या होता है। स्टेबलाइजर ऑयल की तरह ही होता है। अगर फ्रोथ फ्लोटेशन आपने देखा हो तो ये मेरे पास कंटेनर है जिसमें पानी और ऑयल प्रेजेंट है, तो ऊपर जो फ्रोथ बनते हैं ऑयल के साथ, तेल के साथ, तो जो ये झाग बनते हैं, फ्रोथ मतलब झाग, जो ये ऊपर बबल्स बन रहे हैं, इनको स्टेबलाइज करता है। मतलब जैसे ऑयल ऊपर ले आया, राइट, तो इस फ्रोथ ज्यादा से ज्यादा बनाता है स्टेबलाइजर। ओके, या मैं ये कह सकता हूं कि इस फ्रोथ में और को बांध के रखता है स्टेबलाइजर। ओके, ताकि ये फ्रोथ बने रहे और हम इन्हें इजीली यहां से बाहर निकाल पाए, तो स्टेबलाइजर ये करता है। ओके, स्टेबलाइजर और ऑयल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ऑयल ऊपर ले आया, जस्ट हमें इन्हें अलग करना था, बट फ्रोथ से और इजीली हो जाएगा। तो फ्रोथ को बनाते टाइम या बनाने में हमारी हेल्प करता है स्टेबलाइजर। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में फ्रोथ बनाने में हेल्प करता है स्टेबलाइजर, जो एनिलीन हो सकता है, क्रिसोल हो सकता है। ठीक है, तो ये है। खैर आगे चलते हैं, ये आपने पूछा था। डिप्रेसेंट इंपोर्टेंट है इसमें, ये जरूर याद रखना फ्रोथ फ्लोटेशन में। खैर आगे चलते हैं। तो हमने 4 प्रोसेस फॉलो किए, 4 प्रोसेस पढ़े, जिनमें हम अपने ओर को साफ करते हैं, मिट्टी वगैरह, गैंग वगैरह अलग हटाते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। हमारा ओर साफ हो गया, मतलब ये जो था ये इस स्टेट में आ गया, साफ है ये। ओके, अब इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल को निकालना है। अब इसमें ऑक्सीजन हटाकर सिर्फ Fe हमारे पास रहना चाहिए। कुछ इन प्रोसेस की हम बात करेंगे इस अगले हिस्से में इस यूनिट की। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो मेटल ओर है, उसको हम ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्साइड में चेंज करते हैं, राइट, मेटल ऑक्साइड में। जैसे ज्यादातर मेटल ऑक्साइड ही होते हैं, जैसे ज्यादातर और मेटल ऑक्साइड ही होते हैं, जैसे Fe है, अब वो ऑलरेडी ऑक्साइड की फॉर्म में है, राइट, चलो अच्छी बात है। ओके, बट कुछ और ऐसे होते हैं जो सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, जो कार्बोनेट की फॉर्म में रहते हैं, जैसे PbS कार्बोनेट की फॉर्म में रहते हैं। तो उनको हम पहले, ये सल्फाइड है, ये ऑक्साइड है। ओके, तो जो ऑक्साइड नहीं है हम उनको पहले ऑक्साइड में बदलेंगे। जैसे सल्फाइड है तो पहला काम होगा इनको ऑक्साइड में चेंज करना, राइट, क्योंकि ऑक्साइड बनने के बाद और से मेटल को निकालना इजी होता है। जैसे अगर ये सल्फाइड है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि हम यहां से कॉपर को अलग कर पाए, बट अगर ये कॉपर ऑक्साइड होता तो इसमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना आसान है। ओके, तो हमारा पहला काम अब बचता है कि अगर हमारा और ऑक्साइड नहीं है, राइट, सल्फाइड या कार्बोनेट या कुछ नाइट्रेट वगैरह है, तो उसको ऑक्साइड में चेंज करना। ओके, देखिए, तो इसके लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, रोस्टिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है ये रोस्टिंग, जरा देखें। रोस्टिंग का मतलब होता है मेटल ओर को हीट करना इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट, इन एन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। मतलब कि हमारे पास जैसे कॉपर सल्फाइड है, CuS है, राइट, तो हम इसको हीट करेंगे इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में,
इससे क्या होगा कि जो हमारा सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, प्लस कॉपर ऑक्सीजन सल्फर को हटाकर यहां ऑक्सीजन आ जाएगा और ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा ओर को, अगर वो ऑक्साइड नहीं है तो उसको चेंज करना है, और उसको चेंज करने के लिए हम अपने ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, राइट। और जब हम अपने ओर को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, रोस्टिंग कहते हैं। और जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, देन इट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इंपोर्टेंट टर्म है दोनों ये, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? व्हेन मेटल ओर इज हीटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। कैल्सिनेशन क्या होता है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अपने ओर को हीट करना। ओके, अब अगला सवाल ये आता है हमारे दिमाग में कि कैल्सिनेशन का फायदा क्या है? कैल्सिनेशन का फायदा क्या है? जैसे सपोज बच्चों हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसे हीट करेंगे, एयर नहीं है, तो यहां से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ये उड़ जाएंगे और कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बचेगा। हम सॉरी, CO2 उड़ जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में वही रह जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो हमारे पास CO2 चला गया, यहां से कैल्शियम ऑक्साइड रह गया। अब इसमें से कैल्शियम को अलग करना इजी है, ठीक है। बहुत बार फायदा यह भी रहता है कि कुछ इंप्योरिटीज हीट करने पर गैस बन के उड़ जाती है, उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो कैल्सिनेशन का फायदा यह है कि कुछ चीज अगर वहां से रिमूव हो सकती है तो वो रिमूव हो जाती है, जैसे कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। ओके, दोबारा देखें, रोस्टिंग, रोस्टिंग का मेन काम होता है अपने ओर को ऑक्साइड में बदलना, राइट। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग ऑफ ओर इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन का पर्पज होता है कि जो वहां से कुछ ऐसी सब्सटेंस है जो वोलेटाइल नेचर के, जो वहां से उड़ सकते हैं हीट करने पर, राइट, उन्हें अलग करना। ओके, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। याद रखो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर जब हम हीट करते हैं तो वो कैल्सिनेशन है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर देन इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। ओके, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ऑक्साइड से मेटल को कैसे अलग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देखिए बच्चों, बहुत बार हमारे ओर में कुछ इंप्योरिटीज होती हैं जो एसिडिक या बेसिक नेचर की है, और जिसको हमने धरती से निकाला उसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है जो एसिडिक या बेसिक नेचर की है। जैसे मान लो हमारे पास ये ओर है, राइट, और यहां पे इस जो भी स्पेस था इसमें कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी जो मान लो एसिडिक नेचर की थी। अब अगर ये एसिडिक है और मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाऊं तो ये इंप्योरिटी बड़ी जल्दी बेस के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस मिलेंगे, राइट, और जो भी सोल्ट वगैरह जो भी बनेगा वो बनके वो वहां से बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास हमारा साफ ओर बच जाएगा, प्योर ओर बच जाएगा, राइट। जो इंप्योरिटी थी वो एसिडिक या बेसिक नेचर की थी, अगर वो एसिडिक थी तो हमने बेस ऐड किया, बेसिक थी तो एसिड, क्योंकि हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, वो दोनों रिएक्शन करके वहां से चले गए और हमारे पास साफ प्योर ओर बच गया। ओके, देखिए अब जो ये इंप्योरिटी है इसको आपको पता है क्या कहते हैं? गैंग, GNGUE, गैंग, प्लस जो हमने ऐड किया उसे बच्चों फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो हमने ऐड किया ताकि वो गैंग के साथ रिएक्शन करे, राइट। ये दोनों रिएक्शन करेंगे, गैंग प्लस फ्लक्स, और ये बनाएंगे स्लैग जो वहां से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो अगर आपसे पूछे फ्लक्स कितने तरह के हो सकते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं, आइदर वो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, राइट। जैसे अगर यहां पे SiO2 है, मान लो SiO2 है जो इंप्योरिटी है, क्योंकि धरती से सिलिका वगैरह रेत वगैरह रहता है तो उसमें SiO2 था, राइट। अब SiO2 मैं आपसे पूछूं कैसे नेचर का है, एसिडिक या बेसिक? अगर नहीं सा दिमाग में आ रहा तो हिंट दे देता हूं, ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, सिलिकॉन नॉन मेटल है तो ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये एसिडिक होगा। हमने
देखा कि जो गैंग है, जो इंप्योरिटी है वो एसिडिक है, तो हमने बाहर से कोई बेस ऐड कर दिया, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड ये किसका ऑक्साइड है? मेटल का। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। इन दोनों ने रिएक्शन की और बना लिया कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3। ये क्या है? ये गैंग, ये फ्लक्स, ये स्लैग जो वहां से बाहर निकल जाएगी। ओके, और हमारे पास हमारा प्योर साफ सुथरा और बचेगा, जिसको हम बाद में, जिससे हम बाद में मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था, ये भी जरूर याद रखेंगे। फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप्स। फ्लक्स आर दो सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद गैंग, राइट? फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। गैंग प्लस फ्लक्स गिव्स अस द प्रोडक्ट एंड व्हिच इज कॉल्ड स्लैग, राइट? स्लैग इज ए इम्प्योरिटी जो वहां से बाहर निकल जाएगी। जैसे बर्तन को साफ करते टाइम आप पानी डालते हैं और बर्तन में कुछ भी, जो भी कुछ चिपका हुआ था वो पानी के साथ रिएक्ट करके चला जाता है और साफ बर्तन आपके पास रह जाता है, राइट? तो बर्तन ये है, जो उस पर कुछ लगा हुआ था वो गैंग था, जो पानी था वो फ्लक्स था, जो बह गया वो स्लैग था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड है। मान लो हमारे पास FeO है एंड वी वांट टू सेपरेट Fe फ्रॉम FeO। हम चाहते हैं यहां से Fe अलग हो जाए FeO से, राइट? तो हम इसका क्या करवाएं? Fe का क्या करवाएं? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? हम इसका क्या कराएं कि Fe ही रह जाए हमारे पास, मतलब हम ऑक्सीजन को हटाना चाहते हैं, राइट? तो ऑक्सीजन को हटाने का मतलब हम इसका क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट? तो अगर हम ऑक्सीजन को अलग हटा दें और सिर्फ Fe को यहां छोड़ दें, यानी हम इसका रिडक्शन करवाएंगे। ओके, बट हमें पता है रिडक्शन तभी पॉसिबल है तब किसी का ऑक्सीडेशन हो। हमें कोई दूसरा सब्सटेंस ऐसा जरूर लेना पड़ेगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, तब इसका जाकर रिडक्शन होगा। इसके लिए हम जनरली एक सस्ता सा सब्सटेंस यूज करते हैं, कार्बन। कार्बन के यूज करने की दो वजह है, एक तो ये सस्ता है, दूसरी वजह ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत जल्दी खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब कार्बन और Fe को हमने मिला दिया, राइट? और उसको हीट करना स्टार्ट किया। एक डब्बा लिया, डब्बे में FeO डाल दिया, कार्बन डाल दिया और उसे हीट करना स्टार्ट किया। अब कार्बन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट? ओके, बट ऑक्सीजन कहीं आसपास है नहीं FeO के अलावा, तो कार्बन यहां से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देगा, खुद CO या CO2 में बदल जाएगा और हमारे Fe को आजाद कर देगा ऑक्सीजन से। इससे हमारे पास सिर्फ Fe बचेगा। ओके, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसका जो बेस है वो मेनली ये है कि किसी मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग करने का तरीका है कि उसको रिड्यूस करवाया जाए, राइट? उसके रिडक्शन के लिए जरूरी है कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो जो खुद का ऑक्सीडेशन करे और उसका रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम कार्बन का यूज करेंगे। अच्छा, हीट करेंगे, हीट करके मेटल को अलग करना उसके ओर से, दैट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। पायरो का मतलब ये होता है हीट। ग्रीक के देवता हैं आग के देवता, उसको पायर कहते हैं, राइट? पायर, वहां से शायद नाम आया पायरो। वैसे पायर आप साइंस में कहीं में भी पढ़े, इसका मतलब होता है हीट। पायरोमेटलर्जी, मेटलर्जी। अगर कोई पूछे पायरोमेटलर्जी क्या है तो आप कहोगे मेटलर्जी का मतलब होता है मेटल को आइसोलेट करना, अलग करना। पायरो का मतलब होता है हीट, यानी हीट की हेल्प से जब हम अपने ओर से मेटल निकालते हैं, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी इज अ प्रोसेस बाय विच वी गेट मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय हीटिंग, राइट? तो ये पायरोमेटलर्जी है। तो जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं वो है पायरोमेटलर्जी। Okay, it's a branch of science which deals with the study of extraction of metal from their ore by heating. Okay, देखिए, तो पायरोमेटलर्जी ये है, इसको हीट करेंगे, बट ये इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑक्साइड लिया और कोई दूसरी चीज डाली और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है, जो आप आगे जाकर पढ़ोगे, इसकी वजह है डेल्टा जी। इसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है साइंस की, उसमें हम इसे डील करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, देखो बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी
हर रिएक्शन का कुछ डेल्टा जी होता है, इसे डेल्टा बोलते हैं, जी, डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी होती है हर रिएक्शन की, राइट। अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा जी, मतलब ये कुछ वैल्यू होती है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, वो रिएक्शन हो सकती है। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं हो सकती, राइट। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये रिएक्शन होगी, राइट। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब अगला सवाल उठता है, क्या डेल्टा जी किसी रिएक्शन का बदला जा सकता है? मतलब अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या हम उसे नेगेटिव कर सकते हैं? इसका जवाब डेल्टा जी के फॉर्मूले में छिपा है। देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये मत लिखना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बच्चों, इसे हम एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी, बट क्योंकि हम 10th लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम इसे हीट कहेंगे। दिस इज चेंज इन हीट, यू नो, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा अगर एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो वो वाला डेल्टा एच है, ये हीट है। टी है टेम्परेचर, मतलब वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही है। डेल्टा एस, इसको कहते हैं बच्चों चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में, आपके वश में सिर्फ एक चीज है, टेम्परेचर। यानी अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर बदल दें तो इसकी वैल्यू चेंज होगी ना, ओके, राइट। इसका मतलब यस, टेम्परेचर चेंज करके हम किसी रिएक्शन के डेल्टा जी में बदलाव कर सकते हैं, राइट। किसी रिएक्शन का डेल्टा जी बदला जा सकता है अगर आप उस रिएक्शन का टेम्परेचर बदल दे तो, ओके। सो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वी कैन change delta G from positive to negative and vice versa, negative to positive also, okay, right. So इस रिएक्शन का अगर डेल्टा G पॉजिटिव है फिलहाल, तो आप टेम्परेचर बढ़ाकर या टेम्परेचर चेंज करके आप इसका डेल्टा G पॉजिटिव कर, नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो हमने जो पढ़ा है एक बार मैं दोबारा समराइज करना चाहेंगे। खैर, समराइज करने की जरूरत नहीं, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, सॉरी, बार बार क्यों आपको, ओके। तो ये डेल्टा जी नेगेटिव है, ये डेल्टा जी, तो हमने देखा किसी और को रिड्यूस करके हम मेटल पा सकते हैं, बट उसके रिडक्शन के लिए उसका ऑक्सीडेशन होना, किसी का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, राइट। और किसी के ऑक्सीडेशन का मतलब है वहां एक रिएक्शन होगी जो हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि उसका डेल्टा जी मे बी पॉजिटिव हो, मे बी नेगेटिव हो वहां, राइट। अगर उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ओके, राइट। चलिए बच्चों, इसका थोड़ा सा और काम करते हैं इस पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, ओके। देखिए, ये एक कंक्रीट की बनी हुई एक फर्नेस होती है, भट्टी होती है, राइट, जिसमें हम ऊपर से आयरन और इसमें क्या क्या ऐड करते हैं ऊपर से, और लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन, तीन चीजें हम, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं, और कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन और कार्बन, ये तीन चीजें हम ऊपर से इसमें डालते हैं, राइट, ओके। फिर इसे हीट किया जाता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो इसके अलग अलग चैम्बर का टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर आपको यहां दिखेगा, क्योंकि यहां कार्बन और ऑक्सीजन जल रहे हैं, राइट, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो C प्लस O2 CO2, राइट, और हीट बाहर निकल रही है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहां पे C प्लस CO2 प्लस इट गिव्स अस 2CO। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल रहा है और CO दे रहा है, राइट, 2CO। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो हीट को एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से हम यहां अचानक से डिक्रीज देखते हैं टेम्परेचर में, इससे जरा सा ऊपर ही, राइट, ओके। हाँ, एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि सर जो रिएक्शन यहां हो रही है वो यहां पे भी तो हो सकती है, जो रिएक्शन यहां हो रही है वो यहां पे भी तो हो सकती है। मतलब
यहां अगर एक्सोथर्मिक है तो ये रिएक्शन यहां पे भी हो सकती है, या ये C प्लस CO2 CO में कन्वर्ट होना ये यहां पे भी तो हो सकता है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह तो रखा हुआ है। बट द फैक्ट इज दैट, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कि वही रिएक्शन पॉसिबल है जिसका डेल्टा G नेगेटिव हो, और डेल्टा G नेगेटिव टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। तो टेम्परेचर अगर यहां ये है तो यहां ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, उससे कम टेम्परेचर पे पॉसिबल है, इसलिए ये रिएक्शन यहां हो रही है। और जब ये रिएक्शन यहां हो रही थी तो एंडोथर्मिक होने की वजह से उसने आसपास के टेम्परेचर को और भी कम कर दिया, ओके, राइट। सो हर रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है, इसलिए हम इस फर्नेस के हर एक हिस्से में अलग अलग रिएक्शन होते हुए देखते हैं, राइट। जो रिएक्शन यहां हो रही है वो यहां नहीं हो रही, जो यहां हो रही है वो यहां नहीं हो रही, ये ओके। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अगर आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि लाइमस्टोन का पर्पस क्या है ब्लास्ट फर्नेस में, आयरन के एक्सट्रैक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट हमारी क्या हेल्प करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एट अबाउट 1000 और 1050 के अराउंड टेम्परेचर पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। जो CO2 वहां से बाहर निकलता है वो हमारे फ्लक्स का काम करता है। आई रिपीट, जो CO2 वहां से बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स का काम करता है। सॉरी, CO2 नॉट CO2 चला जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो वहां से बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स का काम करता है, जो उस ओर में प्रेजेंट, अगर ओर अच्छे से अभी भी साफ नहीं हुआ, अगर उसमें SiO2 है, गैंग है, तो उस गैंग के साथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जिसे हम स्लैग कहते हैं। यहाँ पे शायद जिक्र भी होगा इसका, मैंने नहीं दिखाया। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो यहां से बाहर निकल रहा है वो ओर के साथ प्रेजेंट SiO2 के साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाता है, राइट। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को एज ए फ्लक्स ऐड करते हैं ताकि ये गैंग के साथ मिले, स्लैग बने, स्लैग अल्टीमेटली यहां से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, इससे जो हमें आयरन मिलता है, ये जो आयरन हमें मिल रहा है, ये आयरन प्योर नहीं होता। आयरन ब्लास्ट फर्नेस से, इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस है, जैसा कि आप जानते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से हमें जो आयरन मिलते हैं वो 3 तरह के आयरन मिलते हैं, राइट। जहां से जो हमें आयरन मिलता है वो पिग आयरन होता है, पिग आयरन, राइट। इसको देखें, नोटबुक में लिखें इसे। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयरन की जो यहां से हमें मिलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस से हमें 3 तरह के आयरन मिलते हैं। पहला है पिग आयरन। पिग आयरन जो सबसे बेकार फॉर्म होती है आयरन की, जो यहां से हमें मिलती है। इसमें बेकार क्या है, इस आयरन में क्योंकि हमने कार्बन वहां ऐड किया था तो कार्बन एज ए इंप्योरिटी वहां आ जाता है, ओके। और पिग आयरन में अबाउट 4% इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, 4%। इसके बाद आता है बच्चों कास्ट आयरन, जिसमें अबाउट 3% इंप्योरिटी रहती है। फिर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की जो हमें यहां से मिलती है, रोट आयरन, WROUGHT, रोट आयरन, रोट आयरन, जिसमें लेस देन 1% इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। सही है, ऐसे ही आएगा, ग्रेटर देन या लेस देन 1% इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यही था, आपको फ्लक्स, गैंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड ब्लास्ट फर्नेस ये पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।